हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफिद एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट। इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्यूअर्स, तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इन द प्रीवियस चैप्टर we study the behavior and affect the electric charges supposed to in stationary state and came across with the force between charges। व्यूअर, तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने चार्जेस की बिहेवियर एंड उसके अफेक्ट को स्टडी किया था कि किस तरीके से चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं। उसके हवाले से हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। From this chapter onwards, we shall remain concerned with the study of properties and affect the electric charges when they are in motion। लेकिन इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम चार्जेस के प्रॉपर्टीज को देखेंगे एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस की आपस में जो इफेक्ट्स होते हैं उनको देखेंगे जब वो मोशन में होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा मोटो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो उनका क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। व्यूअर्स, ये फील्ड कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से लिया है एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड, जो पहली थिंग है जो हमारे माइंड में आती है वो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन से की वजह से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, विच वी शैल नाउ द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। हम देखेंगे कि किसी कंडक्टर में चार्जेस का क्या मोशन होता है, रेट ऑफ चार्जेस क्या होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है कंडक्टर, इससे भी आपको फेमिलियर होना चाहिए। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन और चार्जेस इजीली पास करके जाते हैं एंड उसकी वजह से जो करंट बनता है दरअसल हम उसको कंडक्टर कहते हैं। बेस्ट कंडक्टर्स आर मेटल्स। जो मेटल्स होते हैं सारे वो बेस्ट कंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि मेटल्स जो है वो इजीली अलो करते हैं चार्जेस को। मतलब मैं ऐसे कहूँ कि जो मेटल्स हैं उनमें चार्जेस जो है वो इजीली फ्लो करती हैं, उन्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। पर्टिकुलरली जैसे कि सिल्वर है, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स, लेकिन ये गुड कंडक्टर्स हैं। और एक पिछले साल में ये क्वेश्चन आया था, इन मेटल्स के दरमियान में से कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है। इन चारों की कंपेयर में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, इन चारों में से ये जो बेस्ट कंडक्टर है ये कॉपर है। हालांकि ये सारे कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से जो बेहतरीन है, बेस्ट है, वो कॉपर है। इन दीज मेटल्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो वेरी इजीली। इन मेटेलिक कंडक्टर्स में जो चार्जेस हैं आसानी से फ्लो करती हैं। इन मेटेलिक कंडक्टर्स देयर इज ऑलवेज प्रेजेंट अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर वजह बता रहा है कि क्यों इन मेटेलिक कंडक्टर्स में ये जो चार्जेस से फ्लो करती हैं, क्योंकि उनके दरमियान लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली डिटेच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स, वो पेरेंट एटम से डिटेच्ड होते हैं, विच constitute a kind of electron gases। जो इलेक्ट्रॉन गैसेस की काइंड पर कंस्टिट्यूट होते हैं, कंप्राइजेस होते हैं। These free electrons are capable of moving free electrons in random directions in atomic space of the metal। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूविंग होते हैं इन किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में, इन देयर एटॉमिक स्पेस ऑफ मेटल में। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली कंडक्टर्स के हवाले से, लेकिन उसके अपोजिट एक और सब्सटेंस होते हैं जो कि इंसुलेटर कहलाते हैं।
इंसुलेटर एक ऐसा सबस्टेंस है जिसमें कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते। जो चार्जेस ऐसे कहें कि चार्जेस को फ्लो करने में डिफिकल्टी होती है। देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजिडली बाउंडेड टू एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन इंसुलेटर में वो रिजिडली बाउंडेड होते हैं, इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो कांट मूव, जो चार्जेस होते हैं वो मूव नहीं कर पाते एंड हेंस नो करंट फ्लो थ्रू देम। अगर इस वायर में फॉर एग्जांपल जहाँ पर समझते हैं, देखो ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस इंसुलेटर। सो इसमें कोई भी चार्जेस मूव नहीं करती, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस ऑल अबाउट इंसुलेटर एंड कंडक्टर, जो कि हमने यहाँ पर इन दोनों को डिस्कस कर लिए एंड मुझे उम्मीद होगी कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। मजीद देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव अ थर्मल वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर। देखो व्यूअर्स, इस पर समझते हैं इसको। हमारे पास एक कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कंडक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान थर्मल वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, विच इज द ऑर्डर ऑफ मिलियन मीटर पर सेकेंड, जो कि मिलियन मीटर पर सेकेंड की ऑर्डर पर होती है। द वेलोसिटी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स randomly directed and affect the number of electrons। ये वेलोसिटीज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि रेंडमली डायरेक्टेड होती हैं एंड अफेक्ट करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। मूविंग इन वन डायरेक्शन, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूविंग करती है, इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो अपोजिट डायरेक्शन मूविंग चार्जेस के इक्वल होती है। टू मेंटेन द न्यूट्रल स्टेट, वो दरअसल न्यूट्रल स्टेट को मेंटेन करती है ऑफ कंडक्टर के। ओके व्यूअर्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहले हमने बात की कि इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ वायर के बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम क्या करें, उस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ऑन देम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन अपोजिट डायरेक्शन में टू द फील्ड एंड हेंस एक्वायर द एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो जाएंगे, उनको एक पर्टिकुलर स्पीड मिल जाएगी। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स which in the absence of electric field were moving towards the positive terminal of the battery। जबकि in the absence of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि एक रीजन है जिसमें एक चार्ज पर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एब्सेंस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे are now accelerated while those moving away from the say the terminal are retarded। यहाँ पर हम कहेंगे कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अवे फ्रॉम जाएंगे टर्मिनल के एंड वो रिटार्डेड हो जाएगी। मतलब कि रिटार्डेड का मतलब ये कि वो डिक्रीज होगी। The net effect is that the additional component of velocity towards positive terminal is superimposed on the free electrons। उसके नेट इफेक्ट ये होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सुपर इम्पोज होंगे ओवर देयर नॉर्मल वेलोसिटी आफ्टर दे सफर्ड सर्टेन नंबर्स ऑफ कोलिजन विद एटम्स। जब वो एटम्स के दरमियान सर्टेन नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी, दिस एडिशनल कंपोनेंट वेलोसिटी गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दरअसल वो जो एडिशनल कंपोनेंट है वेलोसिटी का ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो दरअसल कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, बस देखो यहाँ पर इसका पर्टिकुलर वैल्यू होता है 0.01 मीटर पर सेकेंड। ये मेन वैल्यू है एंड पास मेडिकल टेस्ट में ये पूछा गया है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्यूअर्स, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दरअसल ये रेस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए इन वायर में। Thus, we see the electric current in conductor due to the flow of electrons. कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करता है। मतलब कि ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही दरअसल रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, हियर वी डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। यहाँ पर हम करंट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे इन कंडक्टर में। ठीक, सपोज देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में हम क्या करें कि एक सेकंड में नंबर ऑफ चार्जेस पास करके जा रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा करंट है। देखो, नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्जेस विच पास एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करके जा रही हैं किसी भी कंडक्टर के सेक्शन में, तो हम उसको करंट कहते हैं। Hence, if a charge of Q flows a section of wire in t seconds, this current through is given the relation। सेम ही पॉइंट है, हम करंट की मैथमेटिकली फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं कि चार्ज पर टाइम दैट्स नोन एज करंट। यहाँ हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर टाइम दैट्स नोन एज करंट। करंट के यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट है कूलम पर सेकंड, जो कि बेस यूनिट है। अगर इसकी एसआई यूनिट को देखें तो उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, आफ्टर द नेम ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट इंडर मेरी एम्पियर। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नेम है एम्पियर। करंट के सिमिलर यूनिट्स होते हैं मिली एम्पियर, जो कि इक्वल है 10⁻³ एम्पियर के, एंड माइक्रो एम्पियर, जो कि इक्वल है 10⁻6 एम्पियर के। दिस इज ऑल अबाउट करंट। ठीक है, ये हमने करंट की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया, करंट के यूनिट्स को देखा। उसके बाद करंट के हवाले से यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो, हमारे पास करंट एम्पियर है 2.4 एम्पियर, जो कि किसी भी वायर में फ्लो करके जा रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है गिवन पॉइंट इन वायर में, जो कि इन 1 सेकेंड में जा रहे हैं। इन दिस इज एंड if the charge on electron 1.6 into 10⁻19 कूलम। यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास इतनी चार्जेस हैं, ठीक है, और वो इतना करंट जा रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो करेंगे एक सेकंड में। तो रीजन देखो इसका, इफ वी नो द टोटल चार्जेस, अगर हमें टोटल चार्जेस का पता है इन 1 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस चार्जेस को इस कांस्टेंट वैल्यू से, जो कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इतने। ठीक है, तो सिंस द करंट इज अ नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग अ पॉइंट इन 1 सेकंड, हमारे पास इतना करंट है 1 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू को इस वैल्यू से हम डिवाइड कराते हैं, तो हमें ये आंसर मिलता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1.5 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में, किसी भी वायर में फ्लो करके जाते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। इस टॉपिक को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जो करंट है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट को अपना मैग्नीट्यूड होता है एंड इसके कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो दरअसल चार्जेस के अबाउट बात करेंगे कि चार्जेस को कौन सा डायरेक्शन होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, there are two equivalent waves of describing the same current as a flow of negative charge in one direction or equal flow of opposite direction in positive charge in opposite direction। देखो, यहाँ पर हमारे पास दो वेव्स हैं इस करंट, सेम करंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो नेगेटिव चार्ज है उन्हें वन डायरेक्शन है या
इक्वल फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज का इन अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है। व्हेन अ करंट इज सेटअप, जब यहाँ पर कह रहा है कि जब हम वायर में करंट को सेटअप करेंगे, जब उसको सेटअप किस तरीके से करेंगे, जब रिस्पेक्टिवली टू टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्टेड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। जब बैटरी से हम इलेक्ट्रॉन्स को रेस्पेक्टिवली टर्मिनल्स को कनेक्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट भी वहां पर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव along the circuit from negative terminals to the positive terminal of the battery। हमें पता है कि जब हम रिस्पेक्टिवली टर्मिनल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कराते हैं, यहाँ पर देखो, तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। क्लियर है इतना? हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट दो टाइप्स होते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के, मतलब कि ये दोनों डायरेक्शन है करंट के या फिर चार्जेस के। इलेक्ट्रॉनिक करंट देखो, इसमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं लोअर पोटेंशियल से टू द हायर पोटेंशियल की तरफ। एक बार फिर से सुने यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसमें नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम ऐसे करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। एंड कन्वेंशनल करंट, इसमें पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं, दैट्स कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। एंड व्यूअर्स, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the electric current was shown due to the flow of electrons। यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है वो शो किया गया ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मतलब कहने का ये कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वायर में करंट जनरेट होता है। एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुड हैव बीन रिवर्स्ड। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है उसको रिवर्स किया गया टू बी द इलेक्ट्रॉनिक करंट। हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। बट वी नो दैट द नेगेटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज अफेक्ट द इक्विवेलेंट। जो नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, दरअसल वो इक्विवेलेंट अफेक्ट कर रही है किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर। जो पॉजिटिव चार्ज दरअसल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है व्यूअर्स, जो नेगेटिव चार्ज, एक बार फिर से यहाँ पर मुतवज्जा ने ध्यान दें कि जो नेगेटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करके जा रही है वो इक्विवेलेंट अफेक्ट करती है पॉजिटिव चार्ज पर जो कि अपोजिट इन डायरेक्शन में है इन अ वायर। क्लियर है इतना? Therefore, the old belief about the direction of current from positive to the negative terminal of the battery have been retained। कि ओल्ड बिलीव ये था कि जो डायरेक्शन है करंट का वो फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ था और द बैटरी, उसके बाद उसको रिटेन किया गया है। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट विद द इलेक्ट्रॉनिक करंट इट हैज बिकम अ कस्टमरी पैटर्न। इनमें डिफरेंशिएट करने के ऑर्डर पर एक कस्टमरी पैटर्न टू कंसीडर द इलेक्ट्रिक करंट एज अ कन्वेंशनल करंट। यहाँ पर समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो एज अ कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट क्या है, मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया कि इन विच जिसमें पॉजिटिव चार्ज वुड हैव मूव थ्रू द सर्किट फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल, दैट्स नोन एज कन्वेंशनल करंट। इन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट में जो डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को। एक बार फिर से मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ कि जो करंट है, दरअसल करंट वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। इट्स कॉमन फैक्ट दैट द फ्लो ऑफ फ्लूइड
in medium under some applied force experience some sort of friction and resistance in its path. देखो व्यूअर्स, सपोज करें कि हमारे पास एक कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल है और इस कैनाल में वाटर और फ्लूइड मूव कर रहा है। जब वाटर इसमें मूव कर रहा है तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, एंड एक और पॉइंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इस पर कोई फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस होगा जो इस फ्लूइड को रोकने की कोशिश करता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट वी हैव डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पहले इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिफाइन किया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कंडक्टर्स में, हम उसको करंट कहते हैं। It is a logical assume that these electrons would come across some sort of resistance during their flow। यहाँ पर फैक्ट ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल ये वायर है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि इस इलेक्ट्रॉन्स के सामने एक रेजिस्टेंस होगी जो इस इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करेगी। We assign the strength of current due to the drift velocity of electrons which depends upon the strength of electric field। Viewers, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ करंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू असाइन किया था ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहे थे। These free electrons during their course of motion towards the positive terminal of the battery experience a collisions with atoms of the conductors। यहाँ पर कह रहा है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है द कर्स ऑफ मोशन, जब वो मोशन में होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, वो आप एटम्स के बीच में कोलियंस को जनरेट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जो उसको रिड्यूस करते हैं एंड समटाइम डिस्ट्रॉयज ऑफ द वेलोसिटी गेन, जो वेलोसिटी गेन करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं ड्यू टू द एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन की वजह से। द करंट should be proportional to the potential difference between two ends of conducting wire। व्यूअर्स, यहाँ पर कह रहा है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज के साथ। अगर हम वोल्ट को इंक्रीज करवाएंगे तो उसकी साइड में क्या होगा, जो करंट है वो भी इंक्रीज होंगे, वो भी ग्रेटर होंगे। तो हम कहेंगे करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपस में रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी ये कंडीशन आती है मैथमेटिक्स में तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं एंड इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट लेते हैं। हमने यहाँ पर के को कांस्टेंट लिया, जो के है ये कांस्टेंट है, इसका नेम ये है कि कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस के नेम से जानी जाती है ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। It's customary to speak the resistance R of the wire instead of the conductance K, which is a reciprocal of the conductance। यहाँ पर बात की जा रही है रेजिस्टेंस की। हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो सम सॉर्ट ऐसी कुछ इसकी आगे आएगी जो इसको रोकने की कोशिश करेंगी, हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इट मीन्स के आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं, ठीक है, ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगी वायर में तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है। मतलब ये कि ये इनवर्स रिलेशन रखते हैं। और इक्वेशन 13.2 बिकम, ये जो इक्वेशन है उसके बाद ये इक्वेशन इस कंडीशन में बन जाएगी, ठीक है। ये किस तरीके से बनी, देखो हम इसको और इसको दरअसल इस तरीके से लिख सकते हैं। हम जब हमने इस के को बाहर निकाला तो ये कंडीशन इस तरीके से बन गई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंडक्टेंस का जो वैल्यू है आर 1/r, तो हमने इसको इसकी जगह पर प्लेस किया। तो यहाँ पर
इस 1 की जगह पर v ले आए, ठीक है, तो ये इक्वल हुआ I इज इक्वल टू v ओवर I के, ठीक है। ये कहलाती है दरअसल ओम्स लॉ, ठीक है, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ कंडीशन। एंड एक और पॉइंट याद रखें, ये जो यहाँ पर कंडीशन आपको नजर आ रही है v इज इक्वल टू IR, दरअसल इसको भी हम ओम्स लॉ कहते हैं, ये भी ओम्स लॉ की कंडीशन है। ये पास मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिस्कवर किया गया था बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सिमोन ओम्स, हु फाउंड द लीनियर रिलेशनशिप। इस साइंटिस्ट ने क्या किया, लीनियर रिलेशनशिप को एग्जिस्टेट किया बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में, कि इसने कहा कि जो करंट है और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस विच फॉर द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। और इसका जो ग्राफ है करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो ग्राफ बनेगा दरअसल वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। इस ग्राफ को हम यहाँ पर देखेंगे, तो ग्राफ है करंट वर्सेस वोल्टेज के दरमियान, वो डायरेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट का मतलब स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। एंड हमने पीछे देखा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज से। अगर वोल्टेज ज्यादा होंगे, हायर होंगे, तो उसमें जो करंट है वो भी हायर बनेगा। ओम्स लॉ को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे फॉर मेटालिक कंडक्टर्स में, कि जो करंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वही पॉइंट जो कि मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर बताया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर के दरमियान, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। जो फिजिकल कंडीशंस हैं ओम्स लॉ के लिए वो मस्ट बी रिमेन सेम, वो कांस्टेंट होंगे, जैसे कि टेम्परेचर इनके दरमियान कांस्टेंट होता है। दस इसलिए रेजिस्टेंस इक्वल है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट के, ये कांस्टेंट है। एंड अगर रेजिस्टेंस की बेस यूनिट की बात करें तो वो बेस यूनिट बनता है वोल्ट पर एम्पेयर। ये हमने यहाँ इससे डाइव किया। वोल्टेज डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट्स होता है एंड करंट का यूनिट हमें पता है एम्पेयर। अगर हम रेजिस्टेंस की SI यूनिट की बात करें तो उसका SI यूनिट है ओम। ओम इज SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और इस ओम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये एक ग्रीक लेटर है ओमेगा। देयरफॉर हम रेजिस्टेंस को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर 1 ohm is resistance of a conductor through which current 1 ampere। कंडक्टर के दरमियान जो करंट है वो 1 एम्पियर है एंड उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1 एम्पियर है, जो कि पासेस हो रहे हैं व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम 1 वोल्ट मेंशन करेंगे अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर में, तो हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। लार्ज रेजिस्टेंस आर मोर कन्वीनिएंट एक्सप्रेस इन किलो ओम। जो ज्यादा बड़े रेजिस्टेंस होते हैं हम उनको आसानी से एक्सप्रेस करते हैं इन किलो ओम में, जो कि इक्वल है 10⁻³ ओम के, एंड मेगा ओम, एंड ये इक्वल है 10⁻⁶ ओम के। इन रेजिस्टेंस के स्मॉलेस्ट जो यूनिट्स होते हैं वो भी होते हैं, देखो यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस इन मिली ओम्स जो कि इक्वल है 10⁻³ ओम के, एंड माइक्रो ओम जो कि इक्वल है 10⁻⁶ ओम के। तो ये हमने बात की रेजिस्टेंस की। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर। जो ओम लॉ है ये वैलिड होता है मेटेलिक कंडक्टर के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर, एंड इसका जो करंट है वो स्टेडी होता है, कांस्टेंट होता है, करंट में कोई भी वेरीज या चेंजेस नहीं आते। ठीक है बस, दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। ठीक है, देखो ये एम्पियर है एंड ये वोल्टेज है, जितने वोल्टेज ज्यादा होंगे उतने ही एम्पियर इसमें मींस करंट इसमें ज्यादा होता है। एंड ये जो ओम है मींस रेजिस्टेंस, ये इसको रोकता है, इसको रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिन मटेरियल के लिए ओम लॉ वैलिड होता है हम उनको ओमिक कहते हैं, एंड जिन मटेरियल्स के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता हम उनको नॉन ओमिक कहते हैं। इसके हवाले से एक एग्जांपल है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अ लाइट बल्ब है रेजिस्टेंस, एक हल्का सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 150 ओम। फाइंड द करंट, उसमें हमें करंट को फाइंड करना है व्हेन इट्स कनेक्टेड विद 225 वोल्टेज सोर्स और बैटरी से, जब हम 225 वोल्टेज और सोर्स से हम इसको कनेक्ट करवाते हैं तो क्या करंट बनेगा। यहाँ पर देखो
यहाँ पर हम ओम्स लॉ को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की कंडीशन हमें पता है, I इज इक्वल्स टू V ओवर R के। जब हम इस फार्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशन इससे बनेगी, डिवाइड करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है 1.5 एम्पियर। तो हम कहेंगे कि इस लाइट बल्ब में 1.5 एम्पियर का करंट प्रेजेंट है, जनरेट हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेजिस्टिविटी। ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ वी सॉ दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज कांस्टेंट अंडर द सर्टेन कंडीशन से हमने देखा जो रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस थी दरअसल वो सेम थी, कांस्टेंट थी। एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो कुछ सर्टेन फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स को देखो, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखो, जो कि रेजिस्टेंस है आर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ से। जितना लेंथ वायर का ज्यादा होता है उतना ही उस लेंथ के अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। एक ये पॉइंट है। दूसरा फैक्टर ये कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया के साथ। ठीक है, वी कैन से दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर लॉन्गर द कंडक्टर द ग्रेटर शुड बी द रेजिस्टेंस। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है उतना ही कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर थिकर। ठीक है, वो वायर से लेस रेजिस्टेंस। जितना एरिया ज्यादा होता है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वायर है सपोज, एंड उसकी कंपेयर में एक और वायर है। ठीक है, ये इन दोनों वायर का एरिया है, ये बीच वाला। ठीक है, ये ए एंड ये एरिया। तो इस वायर का एरिया जो है वो कम है, तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका एरिया जो है कम है। इसका एरिया ज्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। थर्ड फैक्टर है कि मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कंडक्टर पर, वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है अंडर सेम कंडीशन पर ऑफ वायर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जो वायर है डिफरेंट मेटल्स की, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो दरअसल रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। डिफरेंट वायर उनके अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस होगी। जो रेजिस्टेंस होती है वायर के अंदर वो कांस्टेंट होती है। हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। फ्रॉम द अबव कंडीशन वी सी द रेजिस्टेंस। हमने इन तीनों कंडीशन में से हमने रेजिस्टेंस को देखा ऑफ अ कंडक्टर या वायर के, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया से। हम इस डिस्क्रिप्शन फॉर्म को मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। पॉइंट वही है, लेकिन ये बस फर्क इतना है कि ये मैथमेटिकली फॉर्म में लिखे हुए हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो जब ये कंडीशन आती है तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करते हैं एंड इसकी जगह पर हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया रो। ये जो पी लाइक स्ट्रक्चर है ये पी नहीं है, दरअसल ये रो है। हम इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं क्योंकि हमारा टाइटल ही रेजिस्टिविटी है। कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी ग्रीक लेटर है जिसको हम रो कह रहे हैं, नोन एज रेजिस्टिविटी। हम इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं इस रो को, या हम इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। क्लियर है इतना? which means that the resistivity is a property of material। इसका मतलब ये कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का। तो इस कंडीशन में से हमने जब रो को बाहर निकाला तो हमें ये कंडीशन मिली। इस कंडीशन को हम यहाँ पर इसको डिस्कशन फॉर्म में डिफाइन करेंगे। देखो, therefore फर्स्ट हम इसके SI यूनिट की बात करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी का SI यूनिट होता है वो याद रखें, वो होता है ओम मीटर। ठीक है, ये इसको सिंबलाइज किया गया ओम मीटर से। देखो, पहले हम बात कर रहे थे
रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस के साथ, इट मींस के साथ, ठीक है, के कंडक्टेंस है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की, तो हम यहाँ पर कंडक्टेंस नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टिविटी का क्या यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का क्या यूनिट बनेगा, तो आपका क्या आंसर होगा जी? तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो, अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के अपोजिट है, इनवर्स है, तो इसका जो यूनिट बनता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बनता है। क्लियर है इतना? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये वायर की रेजिस्टेंस है ऑफ मटेरियल जो पर यूनिट्स इज लेंथ है, पर यूनिट्स इज लेंथ एंड पर यूनिट एरिया एंड क्रॉस सेक्शन, इन क्रॉस सेक्शन में जो पर यूनिट एरिया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में हम इसको डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब ऑफ यूनिट लेंथ के दैट्स नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है व्यूअर्स। ये हमने बात की रेजिस्टिविटी के अबाउट। उसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर। जी व्यूअर्स, जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट होती है। अच्छा देखो, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर उसका क्या होता है, इंक्रीज होता है। मींस के जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है, समटाइम रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समटाइम रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती इन मटेरियल्स के लिए। वो भी हम आगे चल के थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बिकॉज the atoms sitting on their sides in metal start vibrating more violently। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो एटम्स के अंदर जो मेटल्स होते हैं वो स्टार्ट करना, वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं वायलेंटली, ज्यादा से ज्यादा। देखो, अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, दिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी of collisions of free electrons with them, which ultimately affect the drift velocity। जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलियंस इंक्रीज हो गए। जब कोलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंक्रीज हो जाती है तो वो अफेक्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, जो कि हमने पहले इसके अबाउट हमने बात की कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। यू नो बेटर अबाउट दिस। Of three electrons are given applied voltage, as we have seen earlier the electric current, हमने पहले ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड कर रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर of the free electrons, so with rising the temperature decrease the drift velocity। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं तो उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोटेट करवाते हैं डी वी से, या वी डी से भी हम इसको डिपेंड करवाते हैं। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो आर्टिफिशियल टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी दरअसल डिक्रीज होगा एनवायरमेंट। आर द इंक्रीज इन पोटेंशियल रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि हमने पीछे देखा जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वायर में जो करंट है वो दरअसल डिक्रीज होगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द चेंज इन रेजिस्टेंस इन मेटालिक कंडक्टर विद द चेंज इन टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि मेटालिक कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की चेंज होने से वो चेंज हो जाती है। तो वो इज नियरली linear over the wide range of temperature above or below at 0 centigrade पर। Let's suppose that the resistance of a wire 0 centigrade, जो वायर की रेजिस्टेंस है at 0 centigrade पर, दरअसल वो है R0, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है।
जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हायर करते हैं एट समथिंग टी मीन्स टेम्परेचर हायर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है बनेगी वो आर टी। द चेंज इन रेजिस्टेंस बनेगा आर टी माइनस आर नॉट के फॉर चेंज इन टेम्परेचर जो कि टी माइनस 0 सेंटीग्रेड के। If we denote the resistance change in resistance and change in temperature respectively, हम इसको इस तरीके से डिनोट कराएंगे कि change in resistance डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R original resistance into original resistance minus change in temperature के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म किया और उसकी जगह पर हमने एल्फा को कांस्टेंट लिया, वेयर एल्फा इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। तो ट्रांसफर जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, देखो यहाँ पर ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये इक्वल है आर नॉट माइनस चेंज इन टेम्परेचर के। तो हमने इस वैल्यू की जगह पर हमने इसको यहाँ पर पुट किया तो ये इक्वल आया अल्फा आर नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर के। तो जब हमने अल्फा को बाहर निकाला तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट माइनस चेंज इन टेम्परेचर के। Thus, the constant alpha gives the fractional change। जो अल्फा है कांस्टेंट वो हमें फ्रैक्शनल चेंज दे रहा है इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर पर। ठीक है, दरअसल ये डिस्क्रिप्शन फॉर्म है एंड ये मैथमेटिकली फॉर्म है। दरअसल ये और ये दरअसल एक ही पॉइंट है। कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये जो अल्फा है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कहते हैं। Since the resistivity rho is directly proportional, ये जो rho है resistivity directly proportional to the resistance of metal के, हमने इसको इस तरीके से ड्राइव किया कि coefficient of temperature equal है resistivity at any temperature minus resistivity at original temperature और 0 centigrade और rho naught into change in temperature के इक्वल होता है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके अबाउट डिस्कस करेंगे। मैंने आपको रिसेंटली बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पर। ठीक है, इनके दरमियान दो कंडीशंस हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से एंड रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। लेकिन किन मटेरियल्स के लिए, देखो फर्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो फॉर मेटल्स एंड कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है एंड फिलामेंट्स ऑफ बल्ब में कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। जाहिर सी बात है टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है जो वो इंक्रीज होता है, इसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। इन मटेरियल्स के लिए इन पैरामीटर्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है एंड इन मटेरियल्स और पैरामीटर्स के साथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेशन रखता है टेम्परेचर के साथ। फॉर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन एंड थर्मिस्टर्स के लिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब आगे बढ़ते हैं। वेयर द रो टी एंड रो नॉट वे रेफर करते हैं रेजिस्टिविटीज को। जो रो टी है ये रेफर करती है एट किसी भी टेम्परेचर पर एंड ये जो आर नॉट है रो नॉट है ये रेफर करती है टेम्परेचर एट 0 सेंटीग्रेड पर। हमने इसको इस तरीके से ड्राइव किया। ये जो वैल्यू है दरअसल इसको हमने ड्राइव किया था कि किस तरीके से ये वैल्यू आया था, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया तो ये हमारे पास ये कंडीशन बनी। द फॉलोइंग टेबल मेंशन द वैल्यूज ऑफ रो एंड अल्फा एट 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। यहाँ पर आपको कोई भी टेबल नहीं मिलने वाली, ये आपको देखेंगे पेज नंबर 91 आपको सिंटेक्स बुक बोर्ड के, तो उसमें आपको रो एंड अल्फा का आपको कांस्टेंट वैल्यूज मिल जाएंगे एट 0 सेंटीग्रेड पर। ठीक है व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के हवाले से यहाँ पर एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करें अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कॉपर वायर है हमारे पास। मेंटेन द स्टेडी करंट, उसके अंदर कांस्टेंट करंट है फॉर 1 एम्पेयर जो कि 1 एम्पेयर के इक्वल है। द लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की लेंथ है वो इक्वल है 1 मीटर के एंड उसका जो रेडियस है सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो सोल्व करते हैं इस एग्जांपल को। देखो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर विल गिवन बाय फार्मूलास, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमारे एज वी नो दैट हमारे पास ये फार्मूला है। तो हमने
इनकी डेटा बना ली। तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। फर्स्ट ये इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरिया नहीं मिला हुआ वायर का, तो फर्स्ट हम वायर के एरिया को फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो 22/7 है ये पाई का कांस्टेंट वैल्यू है, एंड रेडियस है हमारे पास 0.002 पाई स्क्वायर और स्क्वायर मीटर स्क्वायर के, ठीक। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतना एरिया मिलेगा 19.6 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यूज, इस फार्मूलाज को यूज करेंगे। देखो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट वैल्यू है वो ये 1.54 इंटू 10 के इक्वल है, एंड हमारे पास एरिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें एरिया का वैल्यू पुट किया 19.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ इक्वल है 1 के, एंड जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो हमें इतना रेजिस्टेंस मिला 0.000785 ओम। नाउ हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को बाय यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR हम यूज करेंगे। I करंट हमारे पास है 1.0, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 1 एम्पेयर, एंड रेजिस्टेंस हमारे पास इतना मिला। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आता है, इतना वोल्ट्स हमें मिला इन वायर में 0.00785 वोल्ट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, एंड जो टॉपिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट रह गई उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।